हेलो एवरीवन। आज हम लोग अब रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में मिरर तक पढ़ा था और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मिरर फार्मूला ये सब चीज़ों को देखेंगे, स्पीड वगैरह को भी देखेंगे, फिर पोजीशन को देखेंगे कि मिरर से आप मिरर को रोटेट करा रहे हैं तो क्या असर पड़ रहा है। यहाँ देखो, अगर आप कोई मिरर, यहाँ देखिए, ये जो पहले मिरर था आपका, वो पहले मिरर था M, बाद में जब रोटेट करा दिया गया तो मिरर को हम लोग बता रहे हैं M डैश। ठीक है, तो जब ये M मिरर को हमने M डैश बनाया तो रोटेट करने पर पहले जो रे था ये फर्स्ट रे है। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा हम रोटेट कराएंगे, ठीक है, जब हम लोग दोबारा इसको रोटेट कराएंगे, वो इस तरह से रोटेट करा रहे हैं कि यहाँ जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, अब ये देखिए, ठीक, जब हम दोबारा इसको रोटेट कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ से पहले जो रे आ रहा था वो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म कर रहा था। ये ब्लैक वाला देखो, ये ब्लैक वाला एंगल फॉर्म कर रहा था I, और जो ये ब्लैक वाला है ये रिफ्रैक्शन एंगल फॉर्म कर रहा था, ये ब्लैक वाला एंगल R। जब मिरर को रोटेट करा दिया गया थीटा एंगल से तो आपका रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से इंसिडेंट रे भी क्या हुआ, पहले I दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है, I प्लस थीटा, एंगल घूम गया ना, तो अब एंगल क्या दिख रहा है आपको, I प्लस थीटा। और रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल क्या हो गया, अब बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मल पहले ये था, ये ब्लैक वाला, अब नॉर्मल है ये ब्लू वाला, तो दोनों के बीच का एंगल आ गया है थीटा। तो पहले इंसिडेंस रे के साथ एंगल I था, अब I प्लस थीटा है। रिफ्लेक्शन के साथ पहले एंगल R था, अब R प्लस थीटा है। तो बोलते हैं कि जब मिरर को आप थीटा से रोटेट करा देते हैं तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से क्या करेगा, रोटेट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इमेज क्या होता है। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस कॉमन पॉइंट पे वो लाइट रेज एक दूसरे को मीट करती है या कट करती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इमेज 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका रियल इमेज, दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होता है ऐसा इमेज जब रे ऑफ लाइट रियली में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रही है तो बोलेंगे उसको रियल इमेज। और रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं, स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं। रियल इमेज हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज नाम से ही क्लियर है, वर्चुअल है, ये वर्चुअलिटी में डिपेंड करता है, मतलब इमेजिनरी इमेज है ये। ठीक है, सिर्फ आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट उस पॉइंट पे जाके मिल रही होगी, वहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सीम्स टू मीट, ऐसा फील होता है कि उस पॉइंट पे मिल रही होगी और वहाँ पे इमेज बन रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रीन पर नोट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो वर्चुअल इमेज होगा वो कैसा होगा, हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। अब जो हमको फार्मूला प्रूफ करना है वो है F बराबर R/2, कि उसको कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, इसमें रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, कोई भी मिरर का एक पोल होता है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है, मिरर के सेंटर पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाला लाइन होता है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे ऑफ लाइट आई, आ करके जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ, कॉनकेव मिरर के इस पॉइंट से, ए पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करता है। कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। तो ये फोकस पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पर ये सी पॉइंट था, सी पॉइंट क्या है, इस मिरर का सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं। ये मिरर जिस कर्व का हिस्सा है, कोई भी जो मिरर होता है, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, इस गोला को आपने ऐसे काट दिया और यहाँ पर आप पॉलिशिंग कर दिए, तो ये क्या बन गया, मिरर बन गया। अब बताओ, इस गोले का कहीं तो केंद्र होगा, कहीं तो सेंटर होगा। यही सेंटर इस मिरर के लिए भी सेंटर है। इसी सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर, क्योंकि ये मिरर जो है वो इस कर्व का एक हिस्सा है।
तो इस कर्व का जो सेंटर होगा वही मिरर का सेंटर होगा, और इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलते हैं पोल, और दोनों को जो मिलाएगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, वहाँ से एंगल आई और आर था, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल वहाँ से जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज CAF, इसको फाड़ के बाहर किए एनालिसिस के लिए, और इस F पॉइंट से, फोकस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने गिरा दिया है। कहाँ पर? इस पर CA लाइन पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है, और इसको मान ले रहे हैं हम O पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग मान रहे हैं O पॉइंट। अब यह देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो एंगल ACF है वो बराबर होगा किसके? एंगल CAF के, यानी कि एंगल I जो है वो एंगल R के बराबर है। तो उस हिसाब से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो एंगल बराबर आ गया, तो CF बराबर आप लिख सकते हैं AF। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे बताइए, अगर इस CF का एक कंपोनेंट इधर तोड़ा जाए, ये OC जो होगा, तो OC बराबर आप लिख सकते हैं CF cos I, है ना। इस CF को एज अ वेक्टर कंसिडर करो, और वेक्टर की तरह कंसिडर करके अगर एक कंपोनेंट आप इधर तोड़ेंगे तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट जिस एक्सिस पर तोड़ रहे हैं उधरे एंगल दिया है तो cos यूज करिए, नहीं तो sin यूज करिए, CF cos I। एंड अगर आप OA निकालते हैं तो इसका कंपोनेंट तोड़ लो, ये हो जाएगा AF cos R। तो इस हिसाब से अगर पूरा AC देखा जाए तो पूरा AC बराबर होता है OC प्लस AC, यानी कि AC बराबर यहाँ A से लेकर के C तक, AC बराबर हो गया OC प्लस AC, यानी कि CF cos I प्लस AF cos R। और I और R चूँकि बराबर है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CF cos I प्लस AF cos I, इक्वेशन 2। क्लियर? अब यहाँ बात को समझिए, ये CF और AF दोनों तो बराबर है, CF और AF जो है वो दोनों बराबर है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस CF को हम लिख दे रहे हैं AF, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा AC बराबर 2AF cos I। इसको भी अगर आपने AF लिख दिया तो AF cos I प्लस AF cos I 2AF cos I। इफ रेज आर पर एक्सियल रे, हर एक डेरिवेशन में यही काम करना है, पर एक्सियल रे ही लेकर के चलना है। विदाउट पर एक्सियल पे भी अलग फॉर्मूला होता है जिसका आपको ज़रूरत नहीं है आपके सिलेबस में। पर एक्सियल रे का मतलब वो ऐसा रे जो एक्सिस के बहुत ही नज़दीक है, सट गया एकदम, यहाँ से इतना क्लोज है कि लगभग एक्सिस पर ही है, मतलब यहाँ आ गया। तो ये अगर ये रे बहुत नज़दीक आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ए पॉइंट भी पी पॉइंट के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, ए पॉइंट भी पी पॉइंट के क्या होगा, काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। तो उस कंडीशन में फॉर परएक्सियल रेज, है ना, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल क्या हो जाएंगे, बहुत ही छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ए पॉइंट उठ करके यहाँ आ गया। अब जब आप सी से इसको यहाँ मिलाइएगा तो कोई एंगल बचेगा नहीं। तो जब एंगल बहुत छोटा है तो हमने पढ़ा था कि cos i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। तो यहाँ से हो गया AC बराबर 2AF, ठीक है। दूसरी बात, जब परएक्सियल रे है तो ए पॉइंट पी पॉइंट के काफ़ी नज़दीक आ गया, तो ए और पी में कोई डिफरेंस बचा नहीं है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए पॉइंट है उसको आप पी पॉइंट मान लीजिए, यानी कि PC बराबर 2PF, ठीक है। मिरर के पोल से जो सेंटर का डिस्टेंस होगा ये रेडियस का काम करेगा। मिरर के पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो इस कर्वेचर के रेडियस का काम करेगा, यानी कि R बराबर 2 × F। मिरर के पोल से जो फोकस का दूरी है वही फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया F बराबर R/2। ये फार्मूला आपने क्लास 8 और 10 में भी प्रूफ किया होगा, लेकिन वहाँ पर तरीका कुछ और था और यहाँ तरीका कुछ और है, थोड़ा सा डिफरेंस। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं मिरर फार्मूला।
यहाँ देखिए मिरर फार्मूला क्या है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ मान लो कोई पॉइंट है P, ठीक, यहाँ पर इस एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया O, इससे ये रे ऑफ लाइट निकला, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर मान लीजिए आकर कहीं पर जहाँ पे भी इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा वहाँ इमेज बना रहा है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्लियर हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि सेंटर से जो भी रेडियस होगा वो उस कर्व के सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये एक स्फीयर का हिस्सा है। इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट A, ये जो एंगल है ये है I, और ये जो एंगल है ये है R, ये जो एंगल है अल्फ़ा, ये जो एंगल है ये बीटा, ये जो एंगल है ये है गामा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। इसको मान लीजिए यहाँ पर आप B पॉइंट मान लीजिए, और ये जो AB है, AB बराबर हम लोग मान लेते हैं H। AB बराबर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और AB बराबर हमने मान लिया H। अब यहाँ देखिए हर एक डेरिवेशन के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ समझाया था कि कोई भी डेरिवेशन और रे ऑप्टिक्स में अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका है, लेकिन हम लोग एक ही तरीका फॉलो करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढेंगे और tan थीटा का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखो, आप ट्रायंगल पकड़ लीजिए OCA, इन ट्रायंगल OCA, ये रहा पॉइंट O, ये C पॉइंट और ये A पॉइंट, यहाँ पर एंगल है अल्फ़ा, यहाँ पे एंगल है I, और इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दें तो ये मेरा एंगल है बीटा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए OCA में ट्रायंगल के बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस I। तो I बराबर हम लोग लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आप ट्रायंगल पकड़ लीजिए, इन ट्रायंगल CAI, अगर आप CA और I को पकड़ें, यहाँ A है, यहाँ I है, यहाँ पर आपको एंगल दिखाई दे रहा है R, यहाँ बीटा, और इधर दिखाई दे रहा होगा आपको गामा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं गामा बराबर R प्लस बीटा, यानी कि R बराबर गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो आपका I होता है इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर होना चाहिए किसके, गामा माइनस बीटा के। इस बीटा को इधर ले लो, अल्फ़ा को उधर भेज दो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो बीटा प्लस बीटा ये बन जाएगा 2 बीटा प्लस इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन स्टार। अब क्या कीजिए, आप राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना स्टार्ट कीजिए। तो ट्रायंगल OAB को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, OAB इस तरह से, ये रहा O पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, क्लियर है। अब यहाँ देखो OAB में यहाँ पर एंगल है अल्फ़ा, अगर आप यहाँ से निकालें तो tan अल्फ़ा बराबर, ये तो परपेंडिकुलर है, इसका हाइट है h, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं h बट्टा OB। फिर दूसरा इन ट्रायंगल IAB, ये रहा IAB, ये भी 90 डिग्री, ये गामा ये h, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं tan गामा बराबर h बट्टा IB। और फिर से दूसरा आप ट्रायंगल देख सकते हैं इन ट्रायंगल CAB, तो CA और B, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan बीटा बराबर h बट्टा CB। अब यहाँ समझिए बात को, फॉर पर एक्सियल रेज, अभी जस्ट हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, फिर से देख रहे हैं। फॉर पर एक्सियल रेज, अगर ये रे, ये ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रे अगर मतलब लगभग एक्सिस पर ही हो, एक्सिस से काफ़ी सटा हुआ होगा, तो ये A पॉइंट P के बहुत नज़दीक आ जाएगा, और जब A P के बहुत नज़दीक आ जाएगा तो ये B पॉइंट भी क्या होगा, एकदम P के नज़दीक चला जाएगा, है कि नहीं, और एंगल हो जाएगा बहुत छोटा। फॉर पर एक्सियल रेज एंगल इज
वेरी स्मॉल। और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि tan थीटा थीटा के बराबर होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका tan अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, tan बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा और tan गामा आपका गामा के बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ ये भी देख सकते हैं, फ्रॉम स्टार हमने पढ़ा 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 इंटू tan बीटा आपका बीटा के बराबर है और tan बीटा h बट्टा सी बी है। तो यहाँ से हम लिख देंगे h बट्टा सी बी इक्वल टू h बट्टा अल्फ़ा का वैल्यू देखिए ओ बी प्लस h बट्टा आई बी। तो h तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 2 बाई सी बी इक्वल टू 1 बाई ओ बी प्लस 1 बाई आई बी। अब यहाँ बात को समझो, परएक्सियल रे के कंडीशन में ये ए पॉइंट बहुत नज़दीक आ जाएगा पी के, तो बी भी एकदम नज़दीक हो जाएगा पी के। इन परएक्सियल रेज बी इज वेरी क्लोज, बी जो है वो बहुत ही नज़दीक है, वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, सो बी को आप ऑलमोस्ट पी ही लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2 बाई सी पी बराबर 1 बाई ओ पी प्लस 1 बट्टा आई पी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली ये है, यहाँ देखिए साइन कॉन्वेंशन किस तरह से आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। साइन कॉन्वेंशन आप किस तरह से यूज़ करेंगे, तो पूरे फिजिक्स में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ही फॉलो करेंगे, ठीक है, हर जगह। यहाँ पे मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है ओ, इसी को आप मिरर का पोल समझिए, इसी को आप मिरर का पोल समझिए। अगर आप मिरर के पोल से बाएं तरफ कोई डिस्टेंस लेंगे तो निगेटिव लीजिएगा, ऊपर कोई डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव लीजिएगा, राइट साइड अगर कोई डिस्टेंस लेंगे तो भी पॉजिटिव लीजिएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस लेते हैं तो निगेटिव लीजिएगा। यहाँ से पोल से आप जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं सब बाएं तरफ है, सब का सब निगेटिव हो जाएगा। आया बात समझ में, निगेटिव हो जाएगा। तो P से I का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, यानी कि ये हो जाएगा 1 बट्टा माइनस यू प्लस 1 बट्टा माइनस बी अपॉन 2 बट्टा माइनस आर। सबका सब निगेटिव है। यहाँ 2 से P से लेके C जो है, यहाँ पोल से मिरर के पोल से सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा जो कि R है, और R बराबर क्या होता है 2F, माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमने लिखा 2 बट्टा 2F बराबर 1 बट्टा U प्लस 1 बट्टा B, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया आपका मिरर फार्मूला बन के 1 बाई B प्लस 1 बाई U बराबर 1 बाई F, ठीक है, जिसमें कि जो V है इसको बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, और ये क्या है PI। जो U है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि क्या है PO, और ये जो F होता है ये F है आपका फोकल लेंथ, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं PF, ये है आपका फोकल लेंथ। तो इस तरह से आपका मिरर फार्मूला भी प्रूफ हो गया। अब मिरर फार्मूला के प्रूफ होने के बाद अब हम लोगों को चाहिए कि इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट हो सकता है और कौन कौन सा कंडीशन पे ग्राफ प्लॉट हो सकता है, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ग्राफ इसका बहुत ज़रूरी है, आपके IIT एडवांस वगैरह में पूछा है ग्राफ को। आप अपना पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। यहाँ देखो, हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। पहला ग्राफ 1 बाई B वर्सेस
1/u का, मतलब इस तरह का ग्राफ हमको प्लॉट करना है। ठीक, अब यहाँ देखो हमने जो मिरर फार्मूला पढ़ा वो था कि 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/b बराबर हो गया माइनस 1/u प्लस 1/f। अब फोकल लेंथ जो है ये तो मिरर का फिक्स होगा, ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, इसको हम चेंज कर नहीं सकते। 1/v को आपने लिया y एक्सिस पर, तो y बराबर माइनस एक्स, ये 1/u को आप लिए हैं x एक्सिस पर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सेट हो गया इक्वेशन y बराबर माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ ज़रा सोचिए कि अगर ये कैसा इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप इसको अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ y बराबर mx प्लस सी से, तो यहाँ जो m है वही चीज़ यहाँ पर क्या है, -1 है, यानी कि यहाँ m बराबर हो रहा है -1। ठीक है, और m बराबर -1 का मतलब हो गया स्लोप बराबर, यानी कि tan थीटा बराबर -1, और tan थीटा की वैल्यू -1 का मतलब हुआ थीटा कितना, 135 डिग्री, यानी कि जब tan थीटा की वैल्यू 135 डिग्री होगी तो tan थीटा की वैल्यू -1 होती है। मतलब जो हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका एंगल x एक्सिस के साथ 135 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। दूसरा ये जो c है, ये c है मेरा कौन सा, y इंटरसेप्ट, और ये y इंटरसेप्ट मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। y इंटरसेप्ट मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि मेरा स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को पॉजिटिव में काटेगा। मेरा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो x एक्सिस को कहाँ काटेगा, पॉजिटिव में काटेगा। कितना डिस्टेंस पर, 1/f पर, 1/f पर काटेगा। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आया। अब यहाँ देखो ये जो एंगल बना थीटा इक्वल टू 1/35 डिग्री, साफ दिख रहा है कि ये एंगल, इस स्ट्रेट लाइन का एंगल x एक्सिस के साथ क्या है, 135 है, या आप बोल सकते हैं कि थीटा 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। हमने पढ़ा है कि स्लोप अगर निगेटिव होता है तो हर हालत में tan थीटा की वैल्यू निगेटिव तब होगी जब थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसा ग्राफ आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा जो ग्राफ है आपका वो है v वर्सेस u का अगर ग्राफ खींचा जाए, v वर्सेस u का ग्राफ, तो वो कैसा ग्राफ होगा। इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए आपने v। अगर मान लीजिए हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं f, तो v कितना आएगा, तो v मेरा आ जाएगा इन्फिनिटी। कैसे, यहाँ देखो u जैसे आप 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, आपने u की वैल्यू पुट कर दी f, तो u की वैल्यू आप f पुट कर दीजिएगा, तो 1/f प्लस 1/f, यानी कि 1/v बराबर 0, तो v बराबर कितना हो गया, 1/0, यानी कि क्या हो गया, ये इन्फिनिटी। क्लियर। अगर आप u के जगह f पुट किए तो v इन्फिनिटी हुआ, और दूसरा कंडीशन अगर आप v के जगह f पुट किए तो u इन्फिनिटी हो गया, है कि नहीं। v के जगह भी अगर आप f पुट करेंगे, यहाँ देखिए 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f, तो यहाँ से भी आ गया 1/u बराबर 0, तो u बराबर 1/0 मतलब कितना, इन्फिनिटी। मतलब अगर u की वैल्यू f है या v की वैल्यू f है, तो दोनों ही कंडीशन में, यहाँ देखो जब v को आपने f किया तो u आपका कहाँ चला गया, इन्फिनिटी, पैरेलल टू x एक्सिस। u को आपने f किया तो v आपका कहाँ चला गया, इन्फिनिटी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हो जाएगा आपको कुछ इस तरह का। ठीक है, आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, एज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ये ग्राफ हो जाता है। क्लियर। तो ये था आपको 1/v वर्सेस u और v वर्सेस u का, ये दोनों ग्राफ हमने मिरर फॉर्मूला का ग्राफ ड्रॉ करके देख लिया। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा मैग्नीफिकेशन, कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो मैग्नीफिकेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन होगा वो रेशियो है। क्या है ये? रेशियो है। जब भी कोई क्वांटिटी रेशियो है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं है। समझ गए? यानी कि इसको आप डिनोट करते हैं किससे? m से। तो m बराबर हो गया साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए मैग्नीफिकेशन का आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा, क्या है ये? मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को बड़ा करना, उसके इमेज को बड़ा करना। क्यों करते हैं ऐसा? अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ये आपको एक्चुअल साइज में नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या इससे छोटा करने पर दिखाई देगा? और नहीं दिखाई देगा। तो अगर ये एक्चुअल साइज की इमेज आपको नहीं दिख रही, इसका मतलब साफ है कि हमको इससे और बड़ा इमेज चाहिए, तभी जाके दिखेगा। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ही होता है मैग्नीफाई करना, मतलब चीज़ों को हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, इमेज के साइज को बड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए मैग्नीफिकेशन में जो है कंपैरिजन होता है किसका? इमेज का और ऑब्जेक्ट का। इसीलिए इस फार्मूला में साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं। मैग्नीफिकेशन जो है इसका बहुत सारा टाइप है, 2 टाइप है मेनली। पहला टाइप लैटरल मैग्नीफिकेशन, पहला है लैटरल मैग्नीफिकेशन, जिसको आप ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें बोलते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द principal axis, when object is kept perpendicular to the principal axis, then ratio of size of image to the size of object is called लैटरल मैग्नीफिकेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल मैग्नीफिकेशन। पूरा लिख लो। अब यहाँ देखिए लैटरल मैग्नीफिकेशन को हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, M कैपिटल L बराबर हो गया हाइट। इस यहाँ पे जो साइज है, यहाँ भी साइज था, यहाँ देखो मैग्नीफिकेशन में भी साइज है। तो मैग्नीफिकेशन में जो साइज होता है वो 2 टाइप का साइज हो सकता है, एक तो हाइट हो सकता है, दूसरा लेंथ हो सकता है। तो यहाँ जो लेटरल मैग्नीफिकेशन में साइज लेंगे वो हाइट वाला लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से देखिए, ये 3 जगह रे ऑप्टिक्स में आपको आएगा। तो अब क्या कीजिए आप, इसी साइज के जगह पे ध्यान रखना, ये साइज एक्चुअली में क्या है? हाइट है। ये साइज एक्चुअली में क्या है? हाइट है। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ रखा है? परपेंडिकुलर रखा है। इस तरह से आप रखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखो इधर क्या हो रहा है। यहाँ ये मान लीजिए कोई मिरर हमने ले लिया, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है P। यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया AB, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, पोल पे टकराया और कुछ भी इस तरह से यहाँ पर यहाँ तक आया, यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है, और जो इमेज बन रहा है मेरा वो बन रहा है A डैश B डैश। तो यहाँ जो एंगल होगा थीटा, वही एंगल यहाँ भी होगा थीटा, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी रे मिरर के पोल पर जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वापस जाएगा, कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ देखो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मान लिया हमने O, ठीक है, और जो हाइट ऑफ इमेज है इसको मान लिया हमने I, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इसको मान लिया हमने -u, और ये क्या है? AP है ना, ये क्या है? AP, या u मान के चलो, बाद में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। जो इमेज डिस्टेंस है इसको मान लिया हमने V, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? A डैश P, ठीक। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल ABP सिमिलर है किसके? ट्रायंगल A डैश B डैश और
पी के। मैंने आपको बोला था कि हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल ही ढूंढना है, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, पहले तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा लो, ए बी बट्टा ए पी बराबर होगा किसके, तो ए बी, इसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी पी में ट्रायंगल ए बी पी का परपेंडिकुलर और इसी का बेस लिए हैं, तो ए डैश बी डैश पी में भी इसी का परपेंडिकुलर इसी का बेस लो, यानी कि ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश पी। इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर ए डैश पी बट्टा ए पी। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 ऐसा लिख सकते हैं आप, इसको नीचे ले गए, इसको ऊपर ले गए, ठीक। जो लैटरल मैग्निफिकेशन होगा इसके अकॉर्डिंग क्या हालत होना है, तो एम एल बराबर हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट क्या है ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या है तो ओ बी, यानी कि एम एल बराबर हाइट ऑफ इमेज किधर है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो माइनस आई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी किधर है, ऊपर की तरफ है, तो प्लस ओ, ठीक है। और हम जानते हैं कि यही ए डैश बी डैश बट्टा ए पी जो ए बी जो है वो ए डैश पी बट्टा ए पी के बराबर भी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए डैश पी बट्टा ए पी। तो अब क्या हो गया, ये ए डैश पी देखो, ए डैश पी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस है वो भी है, और पोल से लेफ्ट साइड है तो निगेटिव होगा माइनस बी बट्टा माइनस यू, क्योंकि ए पी से लेके ए का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी किधर है लेफ्ट साइड है पोल से, तो वो भी निगेटिव होगा। तो यहाँ से लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया आई बाई ओ बराबर माइनस बी बाई यू। इस तरह से आप लेटरल मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेटरल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखा जाता है, यानी कि उसके हाइट को लेते हैं, ठीक। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट along मतलब कि पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रख दे रहे हैं, along द प्रिंसिपल एक्सिस then ratio of length of image to the length of object is called longitudinal मैग्निफिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ देखो हमने लिखा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को स्मॉल एल से बराबर लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज बट्टा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये कोई मिरर है, इस मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस, आपने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, छोटा सा ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं अभी जिसका लेंथ है डी यू, और ये छोटा सा इमेज बना उसका डी वी। ये जो डी यू है ये है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो डी वी है ये है आपको लेंथ ऑफ इमेज। हमको यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना है, तो साफ है डी वी बाई डी यू निकालना है, ठीक है। डी वी बाई डी यू निकालना है, क्या करना पड़ेगा, तो मिरर फार्मूला बोलता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हम जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन, चूँकि डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1/x का वो होता है -1/x², -1/x², वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये तो 1/x का आपने किया, फिर x का भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे dx,
है ना। तो उसी तरह से 1/v का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप लिखेंगे -1/v² dv प्लस 1/u का -1/u² du बराबर कितना 0। काहे 0? काहे कि फोकस कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 होता है। तो उस हिसाब से फार्मूला सेट हो रहा है आपका -dv/v² -du/u² बराबर 0, यानी कि dv/v² बराबर -du/u²। तो यहाँ से dv/du बराबर आ गया -v²u²। तो ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो ml बराबर आ गया -v²/u²। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ml बराबर -ml²। ठीक है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है वो माइनस है किसका, लैटरल मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर का। आप इसको इस तरह से भी नोट कर सकते थे। नेक्स्ट आपको जो देखना है वो है साइज ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज। इमेज का स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉनकेव मिरर में, उसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। ये सेम चीज़ मैग्नीफिकेशन 3 जगह रिपीट होगा, यहाँ पर रिपीट हुआ, फिर आपको कर्व सरफेस स्फेरिकल सरफेस में आएगा, फिर लेंस में भी सेम टू सेम छपता है। तो यहाँ देखो, अगर आप यहाँ निकालना चाहते हैं स्पीड ऑफ इमेज, तो एक बात ध्यान रखिए, जो भी पोजीशन होता है या जो डिस्टेंस होता है, हम